स्वागत है। आज हम विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर गहराई से नजर डालेंगे, जिसका नाम है दहन और ज्वाला। हाँ, मतलब आग। एक ऐसी चीज जो हमारे रोज के जीवन का हिस्सा है, पर हम शायद ही कभी रुक कर सोचते हैं कि ये जलने की प्रक्रिया असल में है क्या। बिल्कुल। और इसी को समझने के लिए हमारे पास कक्षा 8 के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कुछ सार नोट्स हैं। तो आज का हमारा लक्ष्य इन नोट्स को पूरी तरह से समझना है। हाँ, हम हर एक स्लाइड को क्रम से देखेंगे, उसमें लिखी हर बात को शब्दशः पढ़ेंगे और फिर उसे आसान भाषा में समझाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे एक शिक्षक क्लास में पढ़ाता है। चलिए, फिर शुरू करते हैं। तो पहली स्लाइड का शीर्षक है अध्याय 6, दहन और ज्वाला, यानी कंबशन एंड फ्लेम। और ये कक्षा 8 विज्ञान एनसीईआरटी सार नोट्स हैं। और यहाँ एक तस्वीर भी है। हाँ, यहाँ चित्र में 3 अलग-अलग तरह की ज्वाला दिखाई गई है। एक मैग्नीशियम के जलने की तेज सफेद रोशनी है, एक मोमबत्ती की पीली लौ है और एक बर्नर से निकलती नीली लौ। बिल्कुल, ये तस्वीरें ही हमें एक तरह से बता रही हैं कि ये अध्याय हमें आग जलने की प्रक्रिया के बारे में सिखाएगा। दहन का मतलब है जलना और ज्वाला का मतलब है आग की लौ। अच्छा। और ये तस्वीरें ये भी दिखाती हैं कि अलग-अलग चीजें जलने पर अलग-अलग तरह की लौ पैदा करती हैं। हम इस अध्याय में यही सब जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं, जो पूछती हैं दहन क्या है। व्हाट इज कंबस्शन? सबसे बुनियादी सवाल। हाँ, तो इसकी परिभाषा जो नोट्स में दी है वो है वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा हीट देता है, दहन कंबस्शन कहलाता है। थोड़ा टेक्निकल है, पर सरल शब्दों में हाँ, जब कोई चीज ऑक्सीजन की मदद से जलती है और गर्मी पैदा करती है तो उसे दहन कहते हैं। बस इतनी सी बात है। ठीक है, आगे लिखा है दाह्य कंबस्टिबल। जिस पदार्थ का दहन होता है इसे ईंधन भी कहते हैं। उदाहरण दिए हैं लकड़ी, मैग्नीशियम, काष्ठ, कोयला। हाँ, मतलब जिन चीजों में आग लग सकती है जैसे लकड़ी या कोयला, उन्हें दाह्य पदार्थ कहते हैं। ये हमारे ईंधन हैं। और दहन के उत्पाद क्या है? नोट्स कहते हैं ऊष्मा और प्रकाश, कभी-कभी ज्वाला के रूप में, कभी-कभी लौ के रूप में। बिल्कुल, जलने पर गर्मी और रोशनी मिलती है। कभी-कभी ये रोशनी आग की लपटों यानी ज्वाला के रूप में होती है। यहाँ पर कुछ रासायनिक समीकरण भी दिए हैं। पहला है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। और यहाँ एक चित्र भी है जो इसी रिएक्शन को दिखा रहा है। हाँ, इस चित्र में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति चिमटे से मैग्नीशियम की एक पट्टी को बर्नर पर जला रहा है और उसे बहुत तेज सफेद रोशनी और गर्मी निकल रही है। और नीचे जो सफेद पाउडर इकट्ठा हो रहा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। दूसरा समीकरण है काष्ठ कोयला प्लस वायु, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। तो ये दहन की मूल परिभाषा हो गई। सही है। अब अगली स्लाइड का शीर्षक है दाह्य और अदाह्य पदार्थ, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। यहाँ एक टेबल है। इससे चीजें और साफ हो जाएंगी। हाँ, तो दाह्य जलने वाले पदार्थों की सूची में है लकड़ी, कागज, मिट्टी का तेल, स्ट्रॉ, माचिस की तीलियां और काष्ठ कोयला। ये सब वो चीजें हैं जो हम जानते हैं कि जलती हैं। और अदाह्य न जलने वाले पदार्थों की सूची में है लोहे की खीलें, पत्थर के टुकड़े और कांच। तो इस टेबल से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कुछ चीजें आसानी से जल जाती हैं और कुछ बिल्कुल नहीं जलती। लकड़ी, कागज जैसी चीजें ईंधन है, जबकि लोहा, पत्थर और कांच ईंधन नहीं है। इसी स्लाइड पर एक फैक्ट बॉक्स भी है। उसमें लिखा है नोट, हमारे शरीर में भोजन भी एक ईंधन है। यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है। जैसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है, ठीक वैसे हमारा शरीर भोजन से ऊर्जा लेता है। मतलब हमारे अंदर भी दहन हो रहा है। एक तरह से, हाँ। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन भोजन को तोड़कर ऊर्जा बनाती है और इसी प्रक्रिया से हमारे शरीर को गर्मी मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला विषय है दहन के लिए आवश्यक शर्तें। 1. वायु, एयर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आग जलाने के लिए क्या-क्या चाहिए? यहाँ एक प्रयोग के जरिए समझाया गया है। 3 स्थितियां हैं। स्थिति ए, नीचे से हवा मिल रही है, मोमबत्ती निर्बाध जलती है। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है।
पहले चित्र ए में मोमबत्ती के ऊपर एक कांच की चिमनी रखी है, लेकिन वो नीचे से 2 लकड़ी के गुटकों पर टिकी है, मतलब खुली है। अच्छा, तो हवा नीचे से आराम से आ रही है और मोमबत्ती अच्छे से जल रही है। ठीक है। अब स्थिति बी, नीचे से हवा बंद, ज्वाला में कंपन और धुआं। अब दूसरे चित्र में नीचे से वो लकड़ी के गुटके हटा दिए हैं, तो नीचे से हवा का रास्ता बंद हो गया। तो क्या होता है? हवा की कमी से लौ कांपने लगती है और धुआं निकलने लगता है। उसे पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। और फिर स्थिति सी, ऊपर से भी ढका, हवा बंद, आग बुझ जाती है। तीसरे चित्र सी में चिमनी को ऊपर से भी एक कांच की प्लेट से ढक दिया है। अब तो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिल रही, इसलिए मोमबत्ती बुझ जाती है। तो इस प्रयोग का निष्कर्ष क्या है? नोट्स कहते हैं निष्कर्ष, दहन के लिए वायु या ऑक्सीजन आवश्यक है। बिल्कुल। इससे ये साबित होता है कि किसी भी चीज को जलाने के लिए हवा यानी ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हवा तो हो गई। अब अगली शर्त, विषय है ज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर। ये भी एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। इसकी परिभाषा है वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है। हाँ, ज्वलन ताप का मतलब है वो कम से कम गर्मी जो किसी चीज में आग लगाने के लिए जरूरी है। हर चीज का अपना एक अलग ज्वलन ताप होता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण नियम दिए हैं। पहला, यदि पदार्थ का तापमान ज्वलन ताप में रहे, आग नहीं लगेगी। मतलब जब तक कोई चीज अपने ज्वलन ताप तक गर्म नहीं होगी, वो नहीं जलेगी। मिट्टी का तेल वर्सेस लकड़ी, मिट्टी के तेल का ज्वलनताप लकड़ी से कम होता है, इसलिए ये जल्दी आग पकड़ता है। हाँ, जैसे कागज जल्दी आग पकड़ लेता है और लकड़ी देर से। इसका मतलब यही है कि कागज का ज्वलनताप लकड़ी से कम है। यहाँ चित्र में भी यही दिखाया गया है कि मिट्टी के तेल में जल्दी आग लगती है, जबकि मोमबत्ती को जलने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। बिल्कुल। और तीसरा नियम है माचिस। कमरे के तापमान पर माचिस अपने आप नहीं जलती, क्योंकि उसका तापमान ज्वलनताप से कम रहता है। सही बात है। माचिस की तीली भी तभी जलती है जब हम उसे रगड़ते हैं, क्योंकि रगड़ने से जो गर्मी पैदा होती है वो उसे उसके ज्वलन ताप तक पहुंचा देती है। अच्छा, इसी ज्वलन ताप को समझाने के लिए एक गतिविधि भी है। गतिविधि, कागज के कप का प्रयोग। एक्टिविटी 6.4। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रयोग है। इसमें 2 स्थितियां हैं। स्थिति 1, खाली कप जल जाता है। बिल्कुल। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक मोमबत्ती के ऊपर जब खाली कागज का कप रखते हैं तो वो तुरंत जल जाता है, क्योंकि उसका तापमान फौरन उसके ज्वलन ताप तक पहुंच जाता है। और स्थिति 2, पानी भरा कप नहीं जलता। हाँ, ये कमाल की बात है। दूसरे चित्र में जब हम पानी से भरे कप को लौ पर रखते हैं तो वो नहीं जलता। ऐसा क्यों? नोट्स में कारण बताया है। आग की ऊष्मा चालन द्वारा पानी में चली जाती है। हाँ, मतलब मोमबत्ती की सारी गर्मी पानी सोख लेता है। और दूसरा कारण, पानी की उपस्थिति में कागज का तापमान उसके ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल। पानी कागज को उतना गर्म ही नहीं होने देता कि वो जल सके, इसलिए कागज जलने से बच जाता है। बहुत ही दिलचस्प। अब आते हैं माचिस पर। अगला विषय है माचिस का इतिहास। एक बहुत ही सामान्य सी दिखने वाली चीज के पीछे का विज्ञान। तो प्राचीन इतिहास में लिखा है 5000 साल पहले मिस्र में गंधक या सल्फर में डुबोए गए चीड़ के लकड़ी के टुकड़े। मतलब माचिस का आइडिया बहुत पुराना है। अब आधुनिक माचिस की बात करते हैं। तीली का सिरा एंटीमनी ट्राइसल्फाइड प्लस पोटेशियम क्लोरेट। ये वो रसायन है जो तीली के मसाले में होते हैं। और रगड़ने वाली सतह है चूर्णित कांच प्लस लाल फास्फोरस। तो डिब्बी पर जो सतह होती है वो अलग रसायनों से बनी है। हाँ, अब इसकी रासायनिक प्रक्रिया समझाई गई है। पहला कदम, रगड़ने पर लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में बदलता है। अच्छा, तो रगड़ने से जो घर्षण की गर्मी पैदा होती है वो लाल फास्फोरस को बदल देती है और श्वेत फास्फोरस बहुत जल्दी आग पकड़ता है। और दूसरा कदम, ये पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा देता है जिससे आग लग जाती है। तो पहले फास्फोरस जलता है और फिर वो तीली पर लगे दूसरे रसायन यानी पोटेशियम क्लोरेट में आग लगा देता है और फिर पूरी तीली जलने लगती है। वाह, काफी जटिल प्रक्रिया है। बिल्कुल। चलिए, अब अगली स्लाइड पर शीर्षक है ज्वलनशील पदार्थ, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ये वो पदार्थ हैं जो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं। बिल्कुल, जैसे पेट्रोल। इनका ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, जरा सी चिंगारी भी काफी है। उदाहरण दिए हैं पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। हाँ, और यहाँ चित्र में एक अग्नि त्रिकोण दिखाया गया है। अच्छा, फायर ट्रायंगल। हाँ,
ये बताता है कि आग लगने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: ईंधन, वायु और ऊष्मा। अगर इनमें से एक भी चीज हटा दी जाए तो आग बुझ जाएगी। तो अब बात करते हैं आग बुझाने की। अगला विषय, आग पर नियंत्रण, फायर कंट्रोल, जो कि अग्नि त्रिकोण को तोड़ने का ही विज्ञान है। जी। इसका सिद्धांत दिया है, आग बुझाने के लिए वायु की आपूर्ति काटना या ईंधन का ताप कम करना आवश्यक है। मतलब या तो हवा बंद कर दो या ईंधन को ठंडा कर दो। बिल्कुल। अब जल का उपयोग बताया गया है। पहला बिंदु, ये ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है। हाँ, पानी ईंधन को उसके ज्वलन ताप से नीचे ले आता है, उसे ठंडा कर देता है। और दूसरा बिंदु, जल वाष्प वायु की सप्लाई रोक देती है। सही है। पानी से बनी भाप ऑक्सीजन की सप्लाई भी काट देती है, इसलिए पानी एक अच्छा अग्निशामक है। लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं। पहली, बिजली की आग, पानी नहीं डालना चाहिए, करंट लग सकता है। ये बहुत जरूरी है। बिजली से लगी आग पर पानी कभी ना डालें, वरना करंट लग सकता है। और दूसरी सावधानी, तेल पेट्रोल की आग, पानी भारी होने के कारण तेल के नीचे चला जाता है। हाँ, तेल पानी से हल्का होता है, तो वो पानी के ऊपर तैरता रहता और जलता रहता है, पानी काम नहीं करता। यहाँ चित्र में दिखाया भी गया है कि अगर किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाए तो उसे कंबल से लपेट देते हैं। हाँ, ताकि हवा का संपर्क कट जाए और आग बुझ जाए। और दूसरे चित्र में फायर ब्रिगेड पानी डालकर आग बुझा रही है, जिससे तापमान कम हो रहा है। तो अगर पानी हर जगह काम नहीं करता तो क्या इस्तेमाल करें? अगली स्लाइड है अग्निशामक, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक्सटिंग्विशर। हाँ, ये बिजली और पेट्रोल की आग के लिए सबसे अच्छा उपाय है। इसका उपयोग बताया गया है बिजली के उपकरणों और पेट्रोल जैसी ज्वलनशील वस्तुओं के लिए सर्वोत्तम। बिल्कुल। यहाँ चित्र में एक लाल रंग का CO2 अग्निशामक दिखाया गया है, जो अक्सर ऑफिस और बिल्डिंग्स में लगा होता है। और इसकी कार्यविधि यानी मैकेनिज्म क्या है? पहला बिंदु, CO2 ऑक्सीजन से भारी होती है, ये आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से भारी होने के कारण आग के ऊपर एक परत बना लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है। बिल्कुल, वो ऑक्सीजन को आग तक पहुंचने से ही रोक देती है। हाँ, और तीसरा बिंदु, सिलेंडर से निकलने पर यह ठंडी होकर फैलती है, ईंधन का तापमान कम करती है। हाँ, तो ये 2 तरफा काम करती है, ऑक्सीजन भी काटती है और ईंधन को ठंडा भी करती है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं दहन के प्रकार पर। दहन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंबशन। जलना भी कई तरह का होता है। पहला है 1, तीव्र दहन, रैपिड कंबशन। गैस तेजी से जलती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। ये वो है जो हम रोज देखते हैं, जैसे गैस स्टोव का जलना बहुत तेजी से होता है। दूसरा है 2, स्वतः दहन, स्पॉन्टेनियस कंबशन। बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक जल उठना। उदाहरण है फास्फोरस, कोयले की धूल। हाँ, इसमें कोई चीज बिना माचिस लगाए अपने आप जलने लगती है, जैसे कोयले की खदानों में कभी-कभी कोयले की धूल में अपने आप आग लग जाती है। और तीसरा है 3, विस्फोट, एक्सप्लोजन, आकस्मिक अभिक्रिया जिससे ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। बिल्कुल, जैसे पटाखे। इसमें जलने की प्रक्रिया बहुत तेज होती है और साथ में तेज आवाज भी होती है। अब आते हैं ज्वाला पर। अगला विषय है ज्वाला, फ्लेम। एक सवाल है कि क्या हर जलने वाली चीज से लौ निकलती है? नहीं, और इसी का जवाब इस स्लाइड में है। यहाँ एक नियम बताया गया है। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। हाँ, नियम ये है कि जो चीज जलते समय भाप या गैस में बदलती है, केवल वही ज्वाला पैदा करती है। उदाहरण दिया है मोमबत्ती। पिघला हुआ मोम वाष्पित होता है, ज्वाला बनती है। बिल्कुल, यहाँ चित्र में मोमबत्ती दिखाई गई है। मोम पिघलकर धागे से ऊपर चढ़ता है और गर्म होकर भाप बनता है, और यही भाप जलकर हमें ज्वाला के रूप में दिखती है। और दूसरा उदाहरण, लकड़ी का कोयला, ये वाष्पित नहीं होता, ज्वाला नहीं बनती। एकदम सही। कोयला वाष्प में नहीं बदलता, इसलिए वो सिर्फ दहकता है, उसमें से ज्वाला नहीं निकलती। अब इस ज्वाला की बनावट को समझते हैं। अगली स्लाइड है ज्वाला की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम। हाँ, मोमबत्ती की लौ के अलग-अलग हिस्से। पहला है बाह्य क्षेत्र, आउटर जोन, पूर्ण दहन, कंप्लीट कंबशन, सबसे गर्म भाग, हॉटेस्ट। लौ का सबसे बाहरी हिस्सा जो अक्सर हल्का नीला होता है। यहाँ ऑक्सीजन भरपूर मिलती है, इसलिए मोम पूरी तरह जलता है, और यह लौ का सबसे गर्म हिस्सा होता है। ठीक है। फिर है मध्य क्षेत्र, मिडिल जोन, आंशिक दहन, पार्शियल कंबशन,
कम गर्म, मॉडरेटली हॉट। ये बीच का पीला हिस्सा है जो सबसे बड़ा और चमकदार होता है। यहाँ ऑक्सीजन कम मिलती है, इसलिए मोम पूरी तरह नहीं जल पाता और कार्बन के कण चमकते हैं। यह हिस्सा बाहरी हिस्से से कम गर्म होता है। और सबसे अंदर का आंतरिक क्षेत्र इनर जोन, बिना जले मोम की वाष्प, सबसे कम गर्म, लीस्ट हॉट। बिल्कुल, बत्ती के पास का काला हिस्सा सबसे कम गर्म होता है क्योंकि यहाँ बिना जला हुआ मोम का वाष्प होता है। तो ये तो हो गई ज्वाला की संरचना। अब ईंधन और उसकी दक्षता पर बात करते हैं। ईंधन और दक्षता, फ्यूल एंड एफिशिएंसी। एक अच्छा ईंधन किसे कहेंगे? तो नोट्स में आदर्श ईंधन के कुछ गुण बताए हैं। सस्ता और सहज उपलब्ध हो, वायु में सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जले, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे, कोई हानिकारक अवशेष न छोड़े। हाँ, एक अच्छा या आदर्श ईंधन वो है जो सस्ता हो, आसानी से मिले, आसानी से जले, खूब सारी गर्मी दे और धुआं या प्रदूषण न फैलाए। लेकिन असर में कोई भी ईंधन पूरी तरह से आदर्श नहीं होता। सही बात है। अब ईंधन दक्षता की बात करते हैं। इसमें एक टर्म है ऊष्मीय मान। 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा। हाँ, किसी ईंधन की दक्षता इसी बात से मापी जाती है कि 1 किलो ईंधन को जलाने पर कितनी ऊर्जा मिलती है। इसे ही ऊष्मीय मान कहते हैं। और इसका मात्रक है किलोजूल प्रति किलोग्राम, केजे केजी। जिसका ऊष्मीय मान ज्यादा होता है वो उतना ही अच्छा ईंधन माना जाता है। इसी को समझाने के लिए अगली स्लाइड है। विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक वैल्यूज। यहाँ एक बार चार्ट है। हाँ, ये चार्ट दिखाता है कि अलग-अलग ईंधन जलाने पर कितनी ऊर्जा मिलती है। तो सबसे कम है गोबर के उपले, 6000-8000 किलोजूल पर किलोग्राम। बहुत कम। फिर है लकड़ी, 17,000-22,000 किलोजूल पर किलोग्राम। कोयला 25,000-33,000 किलोजूल पर किलोग्राम। पेट्रोल डीजल 45,000 किलोजूल। धीरे धीरे मान बढ़ रहा है। और फिर एलपीजी 55,000 किलोजूल। और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन 1,50,000 किलोजूल। तो आप देख सकते हैं कि गोबर के उपलों से सबसे कम ऊर्जा मिलती है और हाइड्रोजन से सबसे ज्यादा। यहाँ एक नोट भी है, एलपीजी की दक्षता लकड़ी और कोयले से काफी अधिक है। बिल्कुल, इसीलिए हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस लकड़ी और कोयले की तुलना में बहुत ज्यादा ऊर्जा देती है और खाना पकाने के लिए एक बेहतर ईंधन है। तो ईंधन के फायदे तो बहुत हैं, पर अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, ईंधन दहन के हानिकारक प्रभाव। हाँ, फायदे हैं तो नुकसान भी है। पहला प्रभाव है एक श्वास रोग, रेस्पिरेटरी डिजीजेस। लकड़ी कोयले से निकले सूक्ष्म कार्बन कण एसपीएम हवा में मिलते हैं जो दमा, अस्थमा जैसे रोग पैदा करते हैं। बिल्कुल, लकड़ी कोयला जलाने से जो बारीक कण निकलते हैं वे सांस के साथ अंदर जाकर फेफड़ों की बीमारियां जैसे अस्थमा पैदा करते हैं। दूसरा हानिकारक प्रभाव है 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। अपूर्ण दहन, इनकम्प्लीट कंबशन से बनती है। यह विषैली गैस है। हाँ, अगर ईंधन को पूरी ऑक्सीजन ना मिले तो वो पूरी तरह नहीं जलता और कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की एक जहरीली गैस बनाता है। और एक चेतावनी भी है, बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोना जानलेवा हो सकता है। इसे हमेशा याद रखना चाहिए। बंद कमरे में कभी भी अंगीठी या कोयला जलाकर नहीं सोना चाहिए। इस गैस से दम घुट सकता है और मौत भी हो सकती है। अब हानिकारक प्रभावों की दूसरी स्लाइड देखते हैं। ईंधन दहन के हानिकारक प्रभाव 2। ये पर्यावरण से जुड़े प्रभाव है। तीसरा प्रभाव है 3, विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग। वातावरण में CO2 बढ़ने से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, ग्लेशियर पिघलते हैं। हाँ, ईंधन जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो पृथ्वी का तापमान बढ़ा रही है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और चौथा है 4, अम्ल वर्षा, एसिड रेन। इसका कारण बताया गया है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। कोयला और डीजल जलाने से सल्फर और नाइट्रोजन की गैसें निकलती हैं। ये गैसें बारिश के पानी में घुलकर तेजाब बनाती हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। और इसका प्रभाव फसलों, इमारतों और मिट्टी के लिए हानिकारक। हाँ, ये हमारी फसलों, इमारतों और यहाँ तक कि ताजमहल जैसे स्मारकों को भी नुकसान पहुंचा रही है। तो इसका समाधान क्या है? नोट्स कहते हैं पेट्रोल डीजल की जगह CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग करें, क्योंकि ये एक स्वच्छ ईंधन है। बिल्कुल, CNG पेट्रोल डीजल से कम प्रदूषण करती है, इसलिए इसे एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। चलिए अब हम इस अध्याय के अंत में आ गए हैं।
आखिरी स्लाइड है सारांश, समरी। एक बार जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते। हाँ, पहला बिंदु, दहन के लिए वायु, ईंधन और ऊष्मा आवश्यक हैं। दूसरा, ज्वलन ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर आग लगती है। अग्नि त्रिकोण और ज्वलन ताप दोनों मुख्य बातें हैं। आग बुझाना, हवा रोकना या तापमान कम करना। चौथा, ज्वाला के क्षेत्र, अदीप्त काला, दीप्त पीला, ज्योतिहीन नीला। ज्वाला की संरचना। एलपीजी अच्छा ईंधन है, 55,000 किलो जूल किलोग्राम। छठा, अम्ल वर्षा, सल्फर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। दक्षता और प्रदूषण। ग्लोबल वार्मिंग, CO2 गैस। और आखिरी बिंदु, आदर्श ईंधन, सस्ता और प्रदूषण रहित। तो संक्षेप में हमने इस अध्याय के सभी मुख्य बिंदुओं को दोहरा लिया है। ये वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें दहन और ज्वाला के बारे में याद रखनी चाहिए। आज हमने दहन और ज्वाला के विज्ञान को समझा। हमने देखा कि ईंधन हमारे जीवन के लिए कितने जरूरी हैं, लेकिन उनके जलने से पर्यावरण को नुकसान भी होता है। बिल्कुल, ये एक दोधारी तलवार है। इसने हमें ऊर्जा दी, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर। और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। भविष्य में हम अपनी ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? क्या हाइड्रोजन जैसे अधिक ऊष्मीय मान वाले और स्वच्छ ईंधन इसका जवाब हो सकते हैं? अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।